अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। जी, ये आपने बिल्कुल ठीक सोचा है मलिक साहब, वो संजीदा लहजे में बोला। मैंने तो ठीक सोचा ही है, मैंने मादिल अंदाज में कहा। तुम भी अपने दिमाग को थोड़ी सी जहमत देने की कोशिश करो। रुखसाना तुम्हारे गांव से ताल्लुक़ रखती है। मैं चाहता हूं कि तुम इसकी मौत का सबब तलाशने में लग जाओ और ये काम तुम गाजी नगर के अंदाज़ा अंदर रहकर ज़्यादा बेहतर तौर पर कर सकते हो। जी ठीक है, वो फर्माबरदारी से बोला। मैं कल ही से इस मुहिम पर लग जाऊंगा। कल नहीं, आज ही से, बल्कि अभी से, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में कल एक शराब है। जो भी करना है आज ही कर लो। कल का क्या भरोसा आए ना आए, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए ठोस अंदाज में कहा। तुम अभी रानी के साथ गाजी नगर रवाना हो जाओ और सुनगुन लेने की कोशिश करो कि रुखसाना के साथ दर हकीकत क्या वाक़या पेश आया है। मैं समझता हूँ तुम्हारे लिए ये काम ज़्यादा मुश्किल साबित नहीं होगा। मैं समझ गया मलिक साहब, वो बड़े एतमाद से बोला। आप फिक्र न करें, मैं कल सुबह आपको पक्की रिपोर्ट दूंगा। शाबाश, मैंने सताइशी नज़र से इसकी तरफ देखा। वो मुझे सलूट मारने के बाद रुखसत हो गया। सावन की आमद में चंद रोज़ बाकी थे, लेकिन बारिशों ने माहौल के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दी थी। अभी तांता बनकर बरसात का आगाज़ नहीं हुआ था, ताहम रोज़ाना किसी वक्त भी घंटे 2 घंटे के लिए मैं अपना बहार दिखाकर बरखा की आमद का ऐलान कर दिया करता था। आज सुबह से शदीद गर्मी और हब्स था, लेकिन दोपहर तक आसमान पर काली घटाओं ने डेरे डालना शुरू कर दिए थे। उसका एक ही मतलब था कि अब तब में बारिश शुरू होने वाली है। लिहाजा रफ़ीक जैसे ही रुखसाना के बाप को लेकर आया, मैंने इब्राहिम को उसकी बेटी का चेहरा दिखाकर सबसे पहले लाश की शनाख्त कराई। फिर रुखसाना की लाश को कांस्टेबल वहीद के साथ ज़िले अस्पताल भिजवाने के बाद इब्राहिम को लेकर अपने कमरे में आ गया। इब्राहिम की उम्र 50 से ज़्यादा थी। वो आम सी सूरत का मालिक, एक फरबा और पस्ताकामा शख्स था। बेटी की लाश को देखकर वो बुझ सा गया था। मुझे उसके चेहरे पर दुख और गम की वो शिद्दत नजर न आई जो अकलौती बेटी की अलमनाक मौत पर किसी बाप की आंखों और चेहरे पर दिखाई देती है। मुझे ये समझने में कतई कोई दुश्वारी महसूस न हुई कि इब्राहिम या तो बड़ा सब्र वाला था और या फिर इंतहाई मजबूर, इतना बेबस कि अपनी अंदरूनी कैफियत को जाहिर करने की भी हिम्मत नहीं रखता था। मैंने ताज़ियत भरे अल्फाज में रुखसाना की हसरतनाक मौत पर अपने दिली रंजो गम का इजहार करने के बाद इब्राहिम को सूरत हाल से आगाह किया और आखिर में कहा, इब्राहिम, रुखसाना तुम्हारी अकलौती औलाद थी। मुझे बताओ इसके साथ क्या वाक़या पेश आया था। मैं कसम खाकर कहता हूँ थानेदार साहब, वो गुलूगीर आवाज़ में बोला, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैं तो 2 दिन से इसकी राह देख रहा था। मेरी घरवाली भी सख्त परेशान थी। हमें क्या पता था कि रुखसाना जान की बाजी ही हार जाएगी। इब्राहिम की इस बात ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया। मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमाकर सवाल किया, मेरी मालूमात के मुताबिक तुम हामिद खान के बागात में काम करते हो, जबकि तुम्हारी बीवी शहनाज और रुखसाना इस कारखाने में काम करती थीं जहां फसलों की छड़ाई की जाती है। फिर तुम 2 दिन से रुखसाना की राह क्यों देख रहे थे? इस कारखाने में काम करने वाली औरतों और लड़कियों को तो मगरिब से पहले छुट्टी दे दी जाती है। आपकी मालूमात अपनी जगह दुरुस्त हैं थानेदार साहब, वो नमनाक लहजे में बोला। आज मंगल का दिन है। परसों यानी इतवार के रोज़ शहनाज जब घर आई तो रुखसाना उसके साथ नहीं थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि आज कारखाने में काम ज़्यादा था, इसलिए अधेड़ उम्र और बूढ़ी औरतों को तो छुट्टी दे दी गई है, मगर चंद जवान औरतों को मज़ीद काम के लिए कारखाने में रोक लिया गया है, जिनमें हमारी बेटी रुखसाना भी शामिल थी। ऐसा कभी कभार हो जाता था, इसलिए हमने ज़्यादा परवाह नहीं की। लेकिन लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस खारिज की, फिर रंजीदा लहजे में बताने लगा, लेकिन जब सूरज गुरूब हो गया और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा फैलने लगा तो हमें फिक्र ने आन घेरा। हम दोनों मियाँ बीवी ने पूरे गांव में रुखसाना को तलाश किया, मगर वो कहीं नहीं मिली। 1 मिनट इब्राहिम, मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, क्या तुम लोगों ने इन औरतों लड़कियों से भी पूछा जिन्हें रुखसाना के साथ कारखाने में मजीद काम की गर्ज से रोक लिया गया था? जी, एक एक से जाकर पूछा था, वो दुखी लहजे में बोला। वो सब अपने घर पहुंच गई थीं सिवाय 2 लड़कियों के।
एक तो तुम्हारी बेटी रुखसाना, मैंने एक बार फिर कतई कलामी की, फिर सरसराती हुई आवाज़ में पूछा, और दूसरी कौन? दूसरी फरजाना जी, उसने जवाब दिया। फरजाना का बाप सिद्दीक खान साहब के खेतों में काम करता है और इसकी बीवी आसिया फरजाना रुखसाना और शहनाज के साथ कारखाने में काम करती हैं। फरजाना के माँ बाप भी उसे पूरे गांव में ढूंढते फिर रहे थे, मगर वो भी हमारी तरह नाकाम ही रहे। क्या तुम लोगों ने कारखाने जाकर वहाँ का निज़ाम संभालने वाले किसी बंदे से अपनी बेटी के बारे में दरियाफ्त नहीं किया था? मैंने एक अहम सवाल किया। जनाब, कारखाने के तमाम मामलात को खान साहब का एक ख़ास आदमी मंजूर उर्फ जूरा देखता है, इब्राहिम ने जवाब दिया। गांव में तलाश करने के बाद मैं और सिद्दीक जूरा के पास गए थे, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जूरा ने बताया कि जिन औरतों और लड़कियों को कारखाने में रोका गया था वो सब चली गई थीं। फिर तुम लोगों ने क्या किया? मैंने इस्तिरारी लहजे में इस्तफसार किया। करना क्या था सरकार, वो मायूसी भरे लहजे में बोला। हमने जाकर बड़े खान साहब को अपनी परेशानी से आगाह कर दिया। हामिद खान साहब ने हमें तसल्ली दी कि वो बहुत जल्द हमारी लड़कियों को तलाश कर लेंगे, हमें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। फिर इसके बाद क्या हुआ? मैंने तेज़ आवाज़ में पूछा। कुछ नहीं सरकार, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। हम चुपचाप अपने घर आ गए और अपनी बेटियों की वापसी की राह देखने लगे। मैंने 5 जुलाई बरोज़ पीर अपनी ड्यूटी ज्वाइन की थी और इब्राहिम और सिद्दीक की बेटियां रुखसाना और फरजाना इससे एक रोज़ पहले गायब हो गई थीं, यानी 4 जुलाई बरोज़ इतवार की रात, और आज 6 जुलाई मंगल का दिन था और आज सुबह रुखसाना की लाश को दरियाफ्त कर लिया गया था। फरजाना इस वक्त कहाँ और किस हाल में होगी, इस बारे में कोई नहीं जानता था और मुझे इन दोनों बापों की हिमाकतनुमा सादगी पर गुस्सा आ रहा था। इसी कैफियत के इजहार में मैंने इब्राहिम से पूछा, तुम्हारी बेटी को गायब हुए 40 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और तुम मुंह में घुनघुनियाँ डाले और कानों में रुई ठूसे अपने घर में बैठे सोने का अंडा देने की कोशिश में मसरूफ़ हो। ये कहाँ की अक्लमंदी है इब्राहिम? जनाब, हमने बड़े खान साहब को सब कुछ बता दिया था, वो अफसरदा लहजे में बोला। इससे ज़्यादा भला हम और क्या कर सकते हैं? गाजी नगर से महज 2 मील की दूरी पर यह थाना है, मैंने तलखी भरे लहजे में कहा। तुम अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने मेरे पास आ सकते थे और अपने साथ सिद्दीक को भी ला सकते थे। थानेदार साहब, वो बेचारगी से बोला, हम गाजी नगर वालों का थाना कचहरी सब कुछ खान साहब ही हैं। हम अपनी हर परेशानी और दुख इन्हीं को बताते हैं और इन्हीं से हर किस्म की मदद की उम्मीद रखते हैं। बस यही हमारी जिंदगानी है जनाब। नाउज़ुबिल्लाह, तुम लोगों ने तो जैसे हामिद खान को अपना पालनहार और अपना खुदा समझ रखा है, मैंने कड़वे लहजे में कहा। वो गाजी नगर का हाकिम है और तुम सब इसकी रियाया, इसके गुलाम, और वो तुम्हारी मौत और ज़िंदगी का भी मालिक बन बैठा है। और हामिद खान को ये इख्तियार तुम्हारी कमज़ोरियों और तुम्हारी नालायकियों की वजह से हासिल हुआ है। तुम लोग खुद ही अपनी तबाही और बर्बादी के ज़िम्मेदार हो। मैं गुस्से में इब्राहिम को खरी खरी सुनाता चला गया और मुझे इस बात पर हैरत भी हुई कि वो चुपचाप मेरी तुर्श रोई को सुनता चला गया था। उसने पलटकर मेरी किसी भी एक बात का जवाब नहीं दिया था। जब इंसान अपनी इज्जत नफ्स, अपने हमीयत और अपने एहसास को गिरवी रखवा चुका होता है तो फिर वो इब्राहिम बल्कि गाजी नगर के हर बासी की तरह केचवे का मुतशक्ल दिखाई देने लगता है। इब्राहिम को गुमसुम पाकर मैंने सपाट आवाज़ में पूछा, क्या तुम्हें कुछ अंदाज़ा है कि खान साहब के कारखाने में कितनी ख़वातीन मजदूरी करती हैं? लगभग 50 जनाब, उसने जवाब दिया। और परसों यानी इतवार की शाम इनमें से कितनी को मज़ीद काम के लिए कारखाने में रोक लिया गया था? 10 को, उसने पुरवसूख अंदाज में बताया, जिनमें 8 शादीशुदा औरतें थीं और 2 गैर शादीशुदा लड़कियां। वो दोनों लड़कियां तो यकीनन गुमशुदा रुखसाना और फरजाना ही होंगी। मैंने सवालिया नज़र से उसे घूरा तो उसने इस्बात में गर्दन हिलाते हुए मुख्तसर सा जवाब दिया, जी हाँ। मैंने कागज़ कलम संभालते हुए इस्तफसार किया, क्या तुम मुझे इन 8 शादीशुदा औरतों के नाम नोट करवा सकते हो जो 4 जुलाई बरोज़ इतवार खैर आफियत से अपने घरों को पहुंच गई थीं? इसने चंद्र में खामोश रहकर अपने ख्यालात को मुजतमा किया, फिर एक गहरी सांस खारिज करते हुए मेरे सवाल का जवाब दे दिया। कुलसुम, जुबैदा, रिहाना, बिल्किस, अल्लाह रखी, रहमत, जैतून और नुज़हत। गाजी नगर लगभग 400 अफराद की आबादी वाला एक मुतवस्सित गांव था।
इसमें इन 8 औरतों से फर्दन फर्दन मिलकर इनके इंटरव्यूज़ करने में मुझे कोई दुश्वारी नज़र नहीं आ रही थी। अलावा अज़ीम मुझे फरजाना के वालिदैन आसिया और सिद्दीक से भी कड़ी पूछताछ करना थी। इब्राहिम, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मैंने रुखसाना के बाप की आंखों में देखते हुए खासे जारहाना अंदाज में कहा, अगर तुम अपनी बेटी की गुमशुदगी और मौत के असबाब से नावाकिफ हो तो सब कुछ मुझे सच सच बता दो। 1-2 रोज़ में रुखसाना की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद कोई भी बात पोशीदा नहीं रहेगी। तब अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझसे हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश की थी तो यकीन कर लो कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा सलूक करूँगा। मैं भूल जाऊँगा कि तुम्हारी अकलौती जवान बेटी की मौत वाक़ई हो चुकी है। फिर तुम मुझसे किसी भी रू रियायत की उम्मीद मत रखना। थानेदार साहब, वो जुज़पुज़ होते हुए बोला, मैं जो जानता था वो सब आपको बता दिया है। आप मेरी बात का यकीन करें या ना करें ये आपकी मर्जी है। मैं अच्छी तरह समझ गया था कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा था। फिलहाल मैंने इसके साथ ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती न करने का फैसला किया और इसे जाने की इजाज़त दे दी। इब्राहिम जैसे ही रुखसत हुआ तो हवलदार बरकत अली मेरे कमरे में आ गया और मुझे सलाम करने के बाद इत्तला देने वाले अंदाज में बोला, मलिक साहब, बारिश शुरू हो गई है। बेशक बरसात अल्लाह की रहमत है बरकत अली, मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। बस दुआ करो कि ये रहमत सहमत में न बदल जाए। अल्लाह खैर करेगा मलिक साहब, वो मजबूत लहजे में बोला और फिर इंकिशाफ अंगेज अंदाज में बताया, मैंने फैसला कर लिया है। उसने आखिरी जुमला ऐसी बेसाख्तगी से अदा किया था कि फौरी तौर पर मैं इसकी बात को समझ नहीं पाया। मैंने उलझन आमेज लहजे में पूछा, कैसा फैसला बरकत अली? आपका साथ देने का फैसला, वो पुरजोश अंदाज में बोला। मैं आपके साथ हूँ जनाब, जो होगा देखा जाएगा। वेरी गुड, मैंने सताइशी नज़र से उसकी तरफ देखा और पूछा, ये कड़ा फैसला करते हुए काफ़ी मुश्किल तो पेश आई होगी? नहीं मलिक साहब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बड़े तहम्मुल से बोला, मैंने किसी हतमी नतीजे पर पहुंचने के लिए मशवरा कर लिया था। मशवरा? मैंने हैरत भरे लहजे में इस्तफसार किया। तुमने किससे मुशावरत की है बरकत अली? अपने मालिक से जनाब, वो खासे तवाना लहजे में बोला। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज करके कहा, इसका मतलब है कि तुमने इस्तिखारा किया है? जी मलिक साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने पूरे इश्तियाक लहजे में दरियाफ्त किया, तुम्हारे इस्तिखारा के जवाब में क्या हुक्म मिला है? हक और सच का साथ दो, उसने बड़े एतमाद से जवाब दिया। मैंने इससे ये मतलब अखज़ किया है कि फ़र्ज शनास और ईमानदार पुलिस ऑफिसर मलिक सफदर हयात का साथ दो। मेरी नज़र में आप ही हक और सच हैं जनाब। बरकत अली, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, हक और सच सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। हाँ, तुम मुझे हक और सच का अलमबरदार एक मामूली सा गुनाहगार इंसान समझ सकते हो और अब तुमने भी परवरदिगार के इस अलम को उठाने का अज़्म कर लिया है। गोया हम एक ही राह के मुसाफिर हो गए हैं। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ किया, फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जो लोग हक और सच की जंग लड़ने मैदान में उतरते हैं इनकी कभी हार नहीं होती, क्योंकि इनकी पुश्त पर खालिक कायनात की मदद होती है। तुम्हारे इस फैसले से मुझे बहुत खुशी हुई है। वो इस बात में सर हिलाकर रह गया। आइंदा 15 मिनट में मैंने हवलदार बरकत अली को रुखसाना के बाप इब्राहिम से होने वाली अपनी गुफ्तगू से आगाह किया और आखिर में कहा, अगर मैं गलत नहीं सोच रहा तो पूरे गाजी नगर को सिर्फ एक शख्स की दहशत ने अपनी जगड़ में ले रखा है और इस सख्तगीर शख्स का नाम है हामिद अली खान। गांव का कोई वसनीक उसके खिलाफ जबान खोलने की जुर्रत नहीं कर सकता। आखिर उसने गाजी नगर के बाशिंदों पर ऐसा कौन सा जादू कर रखा है? जनाब, ये सारा खेल डर का है, हवलदार ने जवाब दिया। इस गांव के लोग बेबस और लाचार हैं। खान साहब ने जुल्म और ज्यादती की इंतहा करके इनके दिलों और जहनों में अपना खौफ बिठा दिया है। वो इसके खिलाफ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। माजी में अगर किसी ने ऐसी गलती की कभी तो उसका ऐसा इबरतनाक असर हुआ जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। इस वहशतज़दा माहौल में गांव वालों ने एक बात पल्ले से बांध ली कि हामिद खान इस गांव और गांव में बसने वालों का वाली वारिस और अंदाता है। इसके सामने किसी ने कोई शिकायत नहीं करना। इसकी ज़ुबान से निकला हुआ हर लफ्ज़ एक हुक्म का दर्जा रखता है जिसकी हर हाल में तामील इन पर लाजिम है। अब आप ही बताएं कि मुर्दा जहनों और अफसरदा दिलों के मालिक ये लोग हामिद खान के खिलाफ किस तरह कोई कदम उठा सकते हैं? गोया हामिद अली खान गाजी नगर का गॉडफादर बना हुआ है।
मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। ऐसे जबर के माहौल में बगावत के जज्बात बड़ी तेजी से नमू पाते हैं। क्या गाजी नगर में कोई आज़ादी की तहरीक नहीं चली, या इसी नौयत का कोई शदीद एहतजाज देखने को नहीं मिला? नहीं मलिक साहब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। खान साहब का कंट्रोल कमाल का है। उन्होंने गाजी नगर के हर बंदे की सोच को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। इनके खास मुलाजिम तजर्बेकार जासूसों के मानिंद लोगों की हरकतों सकनात पर निगाह रखे हुए हैं। अगर किसी के अमल या ख्याल से किसी साजिश या बगावत की बू महसूस हो तो ऐसे बंदे के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाता है, जिसे देखकर बाकियों की आइंदा 7 नस्लों को ये नसीहत हो जाती है कि कभी भूल कर भी हामिद खान और इसकी फैमिली के खिलाफ नहीं सोचना। गाजी नगर के बसनीकों का मामला एक तरफ रखकर मुझे बताओ, मैंने हवलदार की आंखों में झांकते हुए सवाल किया। हमारा थाना हामिद खान के सामने चाबी वाला गुड्डा क्यों बन जाता है? खान साहब के कई आला सरकारी अफसरों से दोस्ताना ताल्लुकात हैं, जो अक्सर बड़ी बड़ी गाड़ियों में हामिद खान से मिलने हवेली आते रहते हैं। वो वजाहत करते हुए बोला। अगर इस थाने का इंचार्ज खान साहब के खिलाफ कोई कदम उठाने की कोशिश करता है तो वो अपने ताल्लुकात की ताकत को इस्तेमाल करके इसे मुअत्तल करवा देते हैं, या कम से कम इसका तबादला किसी और थाने में करवा देते हैं। ऐसा कई बार हो चुका है। देखो बरकत अली, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, पुलिस एहलकारों का पहला और आखिरी काम कानून की बालादस्ती को कायम करना है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट की अदायगी फ़राइज़ से खान साहब को कोई तकलीफ पहुंची तो इसका मतलब एक ही निकलता है, और वो ये कि हामिद खान किसी गैर कानूनी धंधे में मुलविस है। मुझे खुलकर बताओ कि हामिद खान के ऐसे कौन से मामलात हैं जिन्हें गैर कानूनी सरगर्मियां कहा जा सकता है? हामिद खान अपने खेतों में नशीली फसल की काश्तकारी करता है, हवलदार बरकत अली ने इंकिशाफ अंगेज लहजे में बताया। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और इस्तरारी लहजे में पूछा, तुम्हारा मतलब है कि अफ्यून पोस्त, अफ्यून, अफीम या ओपियम एक ही नशीली शे के मुख्तलिफ नाम हैं? हवलदार ने मेरे सवाल के जवाब में अपनी गर्दन को दाएं बाएं झटकते हुए बताया। मलिक साहब, न खशखाश के डोडे और ना ही कोई चर्स या अफीम, वो कोई और ही पौधा है जो देखने में तंबाकू के पौधे से गहरी मुशाबहत रखता है। इसके पत्ते तंबाकू के पत्तों के मानिंद हैं। हामिद खान इस नबाते अजीब को तंबाकू के खेतों के बराबर वाले खेतों में काश्त कराता है। सिर्फ खान साहब के खास आदमियों ही को इस बात का इल्म होता है कि किस खेत में सब्ज परी की फसल लगाई गई है। सब्ज परी? मैंने उलझन ज़दा नज़र से इसे देखा। जी मलिक साहब, मैंने जिस नशीले पौधे का जिक्र किया है इसका असल नाम तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये लोग इसे सब्ज परी के नाम से पुकारते हैं क्योंकि इसका नशा इंसान को परियों के देश में ले जाता है। बरकत अली वजाहत करते हुए बोला, आजकल सब्ज परी की तैयार फसल खड़ी हुई है। तुम परियों के देश की कहानी तो इस तरह सुना रहे हो जैसे तुम भी इस खबात के होशरुबा तिलिस्माती असरात से इस्तेफादा करते हुए परिस्तान की सैर कर चुके हो। मैंने मायना खैज अंदाज में कहा। नहीं मलिक साहब, वो दोनों हाथ कानों को लगाते हुए बोला, अल्लाह ना करे नशा कोई सा भी हो, ये बिलाखिर इंसान को तबाह करके ही दम लेता है। अल्लाह दुश्मन को भी इसके शर से महफूज रखे। ये तुमने बड़ी आलिमाना बात की है बरकत अली, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। अभी तो बाहिर बारिश हो रही है। मेरा इरादा था कि गाजी नगर का एक चक्कर लगा लेता। इब्राहिम की ज़बानी मुझे जिन 8 ख़वातीन के नाम पता चले हैं इनसे पूछताछ करना ज़रूरी है। इसके अलावा मैं कारखाने के सुपरवाइज़र मंजूर उर्फ जूरा से भी मुलाकात करना चाहता हूँ। हो सकता है रुखसाना की मौत और फरजाना की गुमशुदगी के हवाले से कोई सुराग हाथ लग जाए। अब तो आप कल सुबह गाजी नगर का रुख कर सकेंगे, हवलदार ने मादिल अंदाज में कहा। अगर मतला साफ हुआ तो कल तो मैं मतले के साफ और अब्रालूद होने की परवाह नहीं करूँगा, मैंने अटल अंदाज में कहा। इस मामले को ज़्यादा देर तक टाला नहीं जा सकता। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से पहले मुझे पता चला है कि रुखसाना के साथ कौन सा अंदोनाक वाक़या पेश आया था। वो इस बात में सर हिलाकर रह गया। मैंने इसे जाने की इजाज़त देते हुए कहा, बरकत अली, तुमने मेरा साथ देने का वादा किया है, इसके लिए मैं तहे दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद है हम दोनों मिलकर इस गांव के हालात को सुधारने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मलिक साहब, वो मजबूत लहजे में बोला।
پھر سرسری انداز میں پوچھا، آج آپ نے اشفاق کو جلدی چھٹی دے دی ہے؟ میں نے برکت علی کو بتایا کہ اشفاق کو میں نے کیا کام سونپ کر غازی نگر بھیجا ہے۔ آخر میں کہا، اشفاق مقامی بندہ ہے، وہ زیادہ بہتر انداز سے رخسانہ والے معاملے کی چھان بین کرے گا اگر کرنا چاہے گا تو۔ برکت علی نے معنی خیز انداز میں کہا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے سوالیہ نظر سے حوالدار کی طرف دیکھا، وہ ایسا کیوں نہیں چاہے گا بھلا؟ ملک صاحب، میں نے جب آپ کا ساتھ دینے کی ٹھان لی ہے تو پھر میرا فرض بنتا ہے کہ آپ کو ہر اونچ نیچ سے بھی آگاہ کروں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میری معلومات کے مطابق اشفاق حامد خان کا خاص آدمی ہے، اس سے آپ کو ہوشیار رہنا ہوگا۔ اگر رخسانہ کی موت میں کسی طرح بھی خان صاحب کا ہاتھ ہے تو اشفاق کبھی بھی آپ کو صحیح رپورٹ نہیں دے گا، بلکہ اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ وہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ حوالدار کی بات سن کر میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ یہ تم نے بڑی اہم بات بتائی ہے برکت علی، میں نے تشکر آمیز انداز میں کہا اور اسے اشفاق کی رانی والی درخواست کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا۔ ملک صاحب، رانی کو کام پر رکھنے کا فیصلہ تو بہرحال آپ ہی کو کرنا ہے۔ وہ سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، باقی میں اتنا ضرور بتا دوں کہ اشفاق نے رانی کے حوالے سے آپ سے غلط بیانی کی ہے۔ کیسی غلط بیانی برکت علی؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، کیا رانی اشفاق کی بھانجی نہیں ہے؟ وہ اشفاق کی سگی بھانجی نہیں ہے، برکت علی وضاحت کرتے ہوئے بولا، دراصل رانی کی ماں زلیخا اشفاق کی تایا زاد بہن ہے، اور وہ کوئی ایسی بیمار یا کمزور نہیں کہ کوئی کام کاج نہ کر سکتی ہو۔ اشفاق نے محض آپ کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یہ کہانی سنائی ہے۔ میری ہمدردی حاصل کرنے میں اشفاق کا کیا فائدہ ہے؟ میں نے حوالدار سے استفسار کیا۔ میں سمجھتا ہوں وہ رانی کی مدد سے حامد خان کے حکم پر آپ کی جاسوسی کرانے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ 3 سال پہلے بھی اس تھانے میں آپ جیسا ایک اصول پرست اور ایماندار تھانے دار تعینات ہوا تھا، وہ کسی بھی قیمت پر حامد خان کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھا، چنانچہ اس کا پتہ صاف کرنے کے لیے غازی نگر کی ایک کنواری لڑکی کو اس کے کوارٹر پر کام کاج کرنے کے لیے رکھوا دیا گیا تھا، اور اس کا بڑا بھیانک انجام تھا۔ یہاں تک بتانے کے بعد برکت علی نے بولتی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس کی آنکھوں کی خاموش بولی کو بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ لیا اور سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، ایک روز تھانہ انچارج کے کوارٹر میں کام کرنے والی جوان لڑکی کی پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ چیختی چلاتی اور روتی ہوئی کوارٹر سے برآمد ہوئی تھی، اور اس نے پہلے تھانے کے عملے کو اور پھر غازی نگر جا کر حامد خان کو یہ بتایا تھا کہ تھانے دار نے اس پر مجرمانہ حملہ کیا ہے۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی عزت بچا کر کوارٹر سے بھاگ نکلی ہے نا؟ نہیں، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، اس سے بھی کہیں زیادہ ملک صاحب۔ میں سمجھا نہیں۔ برکت علی، میں نے تعجب خیز نظر سے حوالدار کو گھورا، اس سے زیادہ اور کیا؟ وہ لڑکی دھوائی دیتی کوارٹر سے نکلی تھی کہ تھانے دار نے اس کی عزت کا جنازہ نکال دیا ہے، حوالدار نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، وغیرہ وغیرہ۔ وہ لمحے بھر کو سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، لڑکی کے والدین پھٹے ہوئے کپڑوں ہی میں اسے لے کر حامد خان کی حویلی میں پہنچ گئے تھے۔ خان صاحب نے نہ صرف ان کی فریاد سنی بلکہ انہیں انصاف دلانے کے لیے فوری طور پر اپنے تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے آئندہ 2 روز کے اندر اندر اس تھانہ انچارج کو بد کردار ثابت کرتے ہوئے معطل کروا دیا تھا۔ اوہ! میں نے ایک فکر انگیز سانس خارج کرتے ہوئے کہا، یہ حامد خان تو بہت ہی خطرناک اور چال باز شخص ہے۔ جی ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ برکت علی، میں نے حوالدار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، کیا تم صبح جلدی اٹھ جاتے ہو؟ ہاں جی، صبح سویرے، اس نے بتایا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ فجر کی نماز چھوٹنے نہ پائے۔ ویری گڈ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ صبح جلدی اٹھنے والا انسان دن بھر چاق و چوبند رہتا ہے، اور اگر وہ نمازی بھی ہو تو اس کے چہرے پر نور کھنٹ جاتا ہے اور آنکھوں میں روحانی چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ کل صبح تم فجر کی نماز کے بعد تیار رہنا اور رات کو ہی ایک ٹانگے کا بندوبست بھی کر کے رکھنا۔ میرے آخری 2 جملے جاری مضمون سے لگا نہیں کھاتے تھے۔ برکت علی نے چونکے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، کیا الگ صبح غازی نگر جانے کا ارادہ ہے؟ شاید، میں نے دانستہ مبہم سا جواب دیا۔ حوالدار سمجھ گیا کہ میں صبح والے مشن کے حوالے سے
फिलहाल बात नहीं करना चाहता, लिहाजा उसने मजीद कोई सवाल नहीं किया और फर्माबरदारी से बोला, ओके सर, मैं आपको तैयार मिलूंगा। इसी रात मैं क्वार्टर की तरफ कदम बढ़ाने से पहले अपने कमरे से ये अहद करके उठा, किसी भी हाल में और किसी भी कीमत पर मैं कांस्टेबल अशफाक की भांजी आबदा और रानी को काम पर नहीं रखूंगा। वो फटते ही मैं और हवलदार बरकत अली थाने से बाहर निकल आए। थाने के सामने एक टांगा तैयार हालत में खड़ा था। मैंने अपने हाथ में एक छोटा सा थैला उठा रखा था। बरकत अली ने इस थैले की जानिब इशारा करते हुए मुझसे पूछा, मलिक साहब, क्या किसी की गिरफ्तारी का प्रोग्राम है? उमूमन इस किस्म के थैले में आहनी औजार को रखा जाता था। इस लिहाज से हवलदार का अंदाज़ा दुरुस्त था, लेकिन हकीकतन इसके बरअक्स थी। मज़कूरा थैले में हथकड़ी नहीं थी। मैंने हवलदार के सवाल के जवाब में कहा, हाँ, कुछ ऐसा ही इरादा है। इस वक्त हम दोनों अवामी लिबास में थे। मेरी संजीदगी को देखते हुए बरकत अली ने भी खामोशी इख्तियार कर ली। टांगे की तरफ पेशकदमी करते हुए मैंने हवलदार से इस्तफसार किया, क्या तुम टांगा चलाना जानते हो? मेरे इस गैर मुतवक्के सवाल पर चौंक कर उसने मुझे देखा। मैंने कभी चलाया तो नहीं, उसने मुतज़ब्ज़ब लहजे में कहा, लेकिन ये कौन सा मुश्किल काम है जनाब? किसी भी काम को हल्का या आसान नहीं लेना चाहिए बरकत अली, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। चाय बनाना बज़ाहिर एक सहल और मामूली सा काम नज़र आता है, लेकिन 100 में से 100 अफराद ढंग से चाय बनाना नहीं जानते। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। फिर कहा, वैसे मैंने टांगे के साथ कोचवान का भी इंतज़ाम किया है मलिक साहब, वो देखें फ़कीर मोहम्मद टांगे के पास ही खड़ा है। मैं हवलदार के तवज्जो दिलाने से पहले ही मज़कूरा कोचवान को देख चुका था। फ़कीर मोहम्मद एक सीधा साधा देहाती इंसान था जो घोड़े की पुश्त को सहला रहा था। ये एक सीक्रेट मिशन है बरकत अली, मैंने गंभीर अंदाज में कहा, इसलिए हम दोनों के सिवा इसका कोई गवाह नहीं होना चाहिए। इसलिए जो भी करना है हम दोनों ही ने करना है और किसी तीसरे को इसकी हवा भी नहीं लगना चाहिए। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? जी समझ गया, उसने इस बात में जवाब दिया। और कोचवानी की तुम फिक्र ना करो, मैंने कहा, आज इस टांगे का कोचवान मैं हूँगा। वो हैरत भरी नज़र से मुझे तकने लगा, ताहम कुछ बोला नहीं। आइंदा 5 मिनट में हम टांगे में सवार होकर गाजीनगर की जानिब रवाना हो चुके थे। घोड़े की लगाम मेरे हाथ में थी और हवलदार बरकत अली टांगे की फ्रंट सीट पर मेरे पहलू में बैठा हुआ था। इस वक्त आसमान साफ था, सरेदस्त बारिश का कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहा था। माहौल पुरसुकून, फिजा खामोश और मौसम खुशगवार था। मेरे थाने से गाजीनगर महज 2 मील के फासले पर वाक़ था और वहाँ तक रसाई के लिए नहर के साथ साथ कच्चा रास्ता बना हुआ था। हमारा टांगा इसी रास्ते पर बहवे सफ़र था। नहर के दोनों जानिब ताहद्दे निगाह ज़रई अराज़ी फैली हुई थी जो हामिद अली खान की मिल्कियत थी। हवलदार की ज़बानी मुझे पता चला था कि बरसों पहले गाजीनगर के चंद बाशिंदों के पास अपनी छोटी मोटी ज़मीनें हुआ करती थीं जो हामिद खान ने इनकी मुँह मांगी कीमत अदा करके ख़रीद ली थीं। जिस जमींदार ने भी अपनी चंद एकड़ अराज़ी हामिद खान के हाथ फरोख्त करने से इनकार किया या किसी और किस्म की मज़ाहमत का इजहार किया, वो जिंदा सलामत ना रहा। इसी हैवानी वहशत और दरिंदगी का इस्तेमाल करके हामिद खान इस इलाके की तमाम तर ज़मीनों का बिला शिरकत गैर मालिक बन बैठा था। कोई इसकी दहशत का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखता था। मलिक साहब, अगर आप मुनासिब समझें तो बताएं कि हम गाजीनगर के किस वसनीक को गिरफ्तार करने जा रहे हैं? हवलदार के सरसराते हुए इस सवाल ने मुझे ख्यालात से चौंका दिया। मैंने उसकी तरफ देखे बगैर जवाब दिया, मैं किसी इंसान को गिरफ्तार करने नहीं जा रहा। तो फिर? वो ताज्जुब खेज नज़र से मुझे देखने लगा। कल तुमने मुझे बताया था कि सब्ज़ परी की फसल तैयार खड़ी है, मैंने वजाहत करते हुए कहा। मैं इसी सब्ज़ परी को गिरफ्तार करने का इरादा रखता हूँ। तुम सब्ज़ परी वाले खेतों तक मेरी रहनुमाई करोगे? ओह, तो फिर टांगा इधर ही रोक ले मलिक साहब, उसने मैकेनिकी अंदाज में कहा। आपकी बात तो मेरे लिए मेरे पल्ले नहीं पड़ी, लेकिन वो खेत शुरू हो चुके हैं जिनमें हामिद खान ने नशीली फसल सब्ज़ परी की काश्त कर रखी है। इस वक्त हम गाजीनगर गांव से कमोबेश आधे मील के फासले पर थे, यानी अगर हमारा टांगा लगभग आधा मील और चलता तो हम गाजीनगर के अंदर पहुंच जाते। मैंने टांगे को बाआसगी कच्चे रास्ते के किनारे लगा दिया। फिर हम दोनों टांगे से उतरकर खेतों के अंदर घुस गए।
मैंने एहतियातन घोड़े की लगाम को कीकर के एक दरख्त के साथ बांध दिया था और वो थैला बदस्तूर मेरे हाथों में था जो मैं थाने से अपने साथ लाया था। बरकत अली की रहनुमाई में हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। बरकत अली ने सामने की जानिब इशारा करते हुए मुझे बताया, मलिक साहब, इन 10 एकड़ में सब्ज परी काश्त की गई है। मैंने बगौर इस फसल का जायजा लिया, फिर एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, ये तो हूबहू तंबाकू की तरह है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि हामिद खान किस कदर चालाक शख्स है, हवलदार ने मादिल अंदाज में कहा। फिर मुतज़ब्ज़ब लहजे में इजाफा किया, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही मलिक साहब। कौन सी बात बरकत अली, मैंने पूछा। वो उलझन ज़दा लहजे में बोला, आप सब्ज परी को गिरफ्तार कैसे करेंगे? मैं अकेला थोड़ी ये काम करूँगा, मैंने थैले को खोलते हुए आम से लहजे में कहा। हम दोनों मिलकर ये कारनामा अंजाम देंगे। जब सारी कार्रवाई हमारी नज़रों के सामने अमल में आएगी तो तुम्हारी परेशानी और उलझन खुद ब खुद दूर हो जाएगी।